वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 2024 की कन्नड़ा लैंग्वेज फिल्म मर्फी की स्टोरी। वैसे आपको बता दूं, आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस फिक्शन इमोशनल ड्रामा है, जिसमें पता है एक विंटेज रेडियो पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट कर देता है। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा विंटेज रेडियो होता तो आप पास्ट में किससे बात करना चाहते हैं? नहीं, आप सोचिए सिर्फ। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है साल 2007 से। एक विंटेज रेडियो रिपेयरिंग दुकान पे मिस्टर मर्फी आते हैं और पिंटो से पूछते हैं कि मेरे डैड का रेडियो ठीक हो गया है क्या। तो पिंटो जवाब देता है कि नहीं, इसके सारे पार्ट पुर्जे भीग चुके हैं। मैं तो पिछले 3 दिनों से लगा हुआ हूँ इसके पीछे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। सच बताऊं तो मेरे पास कोई टाइम मशीन होती ना, तो मैं पक्का टाइम में पीछे जाकर इस रेडियो को भीगने से बचा लेता, ताकि मुझे इतनी ये माथा पच्ची नहीं करनी पड़ती इसमें। आप एक काम कीजिए, मेरी दुकान पे इतने सारे विंटेज रेडियो पड़े हुए हैं, इनमें से कोई चूज करके अपने डैड के लिए लेकर चले जाइए। मर्फी कहता है कि नहीं, मेरे डैड को ये रेडियो बड़ा प्यारा है, इसके अलावा तो वो किसी और को छूते तक नहीं। तभी पिंटो पूछता है कि अरे ऐसा क्या खास है इस रेडियो में। तो मर्फी कहता है कि एक काम कीजिए, ये ना आप मेरे घर पर आना, मेरे डैड के साथ 1-2 पैक लगाते हुए ये सारी बात उनसे पूछ लेना, वो आराम से बैठकर इसकी स्टोरी सुना देंगे आपको। दोस्तों, बाहर तेज बारिश और बिजली भी कड़क रही होती है। मर्फी बस ऐसे ही चेक कर लेता है कि ये रेडियो चल रहा है या फिर नहीं, और ये क्या, रेडियो अचानक चलने लग जाता है, जिससे दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये अचानक चल कैसे रहा है। पिंटो भी कह देता है कि चलो अब ये चल गया है तो इसको घर लेकर चले जाइए, मैं इसको बाद में अच्छे से चेक कर लूंगा। इसके बाद दोस्तों, मर्फी अपनी गाड़ी में रेडियो को रखकर घर की ओर बढ़ता है, मगर बीच में उसे पीसीओ दिख जाता है। तो वो अपने डैड को कॉल करके कहता है कि बारिश बहुत तेज हो रही है डैड, इसलिए मुझे आने में जरा लेट हो जाएगा। मर्फी के डैड भड़क जाते हैं और कहते हैं कि बच्चे केक काटने के लिए बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं और तुम हो कि अभी तक आए नहीं। चलो ठीक है, जहां भी हो सेफली घर आ जाना। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मर्फी के बेटे का आज बर्थडे है और मर्फी को ऐसे जाने में लेट हो गया है, इसलिए उसके पापा उस पर चिल्ला रहे हैं। ऊपर से एक और समस्या यह हो गई है कि ब्रिज पर उसके कार का टायर भी पंचर हो जाता है। अब बारिश में भीगते हुए मर्फी टायर को चेंज करने की कोशिश करता है, तभी सामने से आ जाता है ट्रक। मर्फी मदद मांगने के लिए सामने आना तो चाहता है, पर वो गिर जाता है और ट्रक उसे कुचल कर निकल जाता है। तो दोस्तों, अभी तक हमें मर्फी का चेहरा नहीं दिखाया गया था और बेचारा टपक भी गया अपने बेटे के बर्थडे के दिन, वो भी बिना अपना फेस रिवील किए हुए। क्या कैरेक्टर था यार। इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है 2024 में। डेविड अपने डैड मर्फी के साथ बिताए हुए बचपन के दिनों को बहुत मिस करता है, पर उससे भी ज्यादा डेविड के ग्रैंडपा अपने बेटे मर्फी को मिस करते हैं। वो हमेशा उसी विंटेज रेडियो पे गाना सुनते हैं जिसे मर्फी उस रात बना कर लेकर आ रहा था। और ग्रैंडपा है ना, वो किसी को अपने रेडियो पे ना हाथ भी नहीं लगाने देते, क्योंकि रेडियो उनके लिए बहुत ही स्पेशल है। इतना स्पेशल कि डेविड को तो उस रेडियो से बड़ी जेलसी फील होती है। अब वो रेडियो चलते चलते बीच बीच में बंद पड़ जाता है, तो डेविड कहता है कि मैं इसे रिपेयर कर देता हूँ, आखिर में इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट जो हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि बेटा, इस रेडियो को किसी इलेक्ट्रिकल डिग्री वाले की नहीं बल्कि प्यार की जरूरत है, जो इसे सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ। फिर से नाराज होकर डेविड अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। मन ही मन सोचता है कि ग्रैंडपा भी हद है, 20 साल से रेडियो चल रहा है और अचानक बंद हो गया, पर ग्रैंडपा इसे रिपेयर नहीं करवा रहे, पता नहीं क्या है। कॉलेज आते वक्त बीच में वो मनुष्य ब्रिज के पास अचानक डेविड रुक जाता है और अपने डैड को फिर से मिस करने लगता है। अब कॉलेज में डेविड का फ्रेंड एलेक्स ना उसे रेडियो मैनुअल देते हुए कहता है कि ये लो, इसे पढ़ लो, इसको पढ़ने के बाद कोई भी रेडियो सही कर लेगा। इसमें हर चीज बड़ी डिटेल में बताई गई है लेस चार्ल्स के द्वारा। डेविड कहता है लेस, अरे लुइस चार्ल्स लिखा हुआ है उसका नाम। एलेक्स भी कहता है कि यार बोलते वक्त मिस्टेक हो गई, वो छोड़ो, तुम मुझे अपने ग्रैंडपा का डेली रूटीन बताओ पहले। डेविड कहता है कि वो सुबह 10 बजे घर से निकलते हैं, 10:30 बजे वो टोनी अंकल के कैफे पे होते हैं, वहां पर वो कार्ड्स वगैरह खेलते हैं और वहां से वो 4:30 बजे निकलते हैं, फिर 5 बजे घर पहुंचते हैं। पर कभी कभी वो जल्दी भी आ जाया करते हैं वैसे। पर हम एक काम कर सकते हैं, मैं अपनी बाइक तुम्हारे घर के पास में पार्क कर दूंगा, और वैसे भी मेरे घर के रास्ते में तुम्हारा घर है, तो जैसे ग्रैंडपा की नजर तुम्हारे घर के बाहर मेरी बाइक पे पड़ेगी ना, तो वो देखने तो जरूर आएंगे कि मैं वहां पर क्या कर रहा हूँ। और बस तब तक तुम उन्हें अपनी बातों में बहलाए रखना, और वो जैसे निकलने लगे ना, मुझे कॉल करके बता देना, तब तक मैं उनका रेडियो बिल्कुल सही जगह पे वापस रख दूंगा। अब दोस्तों, इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग ये दोनों इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्रैंडपा के सामने तो ये रेडियो को हाथ तक नहीं लगा सकते, फिर रिपेयरिंग करना तो बहुत दूर की बात हो गई। तो अगले दिन डेविड ग्रैंडपा के घर से जाते ही उनकी जान से भी प्यारी चीज को, यानी कि रेडियो को हाथ लगाता है। वो उसे बाहर गार्डन में लेकर जाता है और मैनुअल को पढ़कर रेडियो को खोलकर उसको बढ़िया तरीके से रिपेयर करने लगता है। दूसरी ओर कैफे में ग्रैंडपा को मौसम खराब होता हुआ दिखाई देता है। बारिश होने वाली थी, इसलिए वो जल्दी घर के लिए निकल जाते हैं और टोनी अंकल जाते वक्त ग्रैंडपा को अम्ब्रेला भी देते हैं कि अगर रास्ते में बारिश शुरू हो गई तो ग्रैंडपा भीग ना जाए। अब मौसम इतना सुहाना हो गया था कि एलेक्स को नींद भी आ जाती है। तभी डोरबेल बजती है और डेविड की हालत खराब। वो डरते हुए दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पे
डेविड की गर्लफ्रेंड जैसी होती है। एक्चुअली बहुत दिनों के बाद डेविड से मिलने के लिए वो आई हुई है। डेविड उसका दिल तो नहीं दुखाना चाहता, पर फिर भी उसे मजबूरन कहना पड़ता है कि देखो आज मुझे किसी भी हाल में ना बस रेडियो रिपेयर करना है, प्लीज तुम कभी और आ जाना, प्लीज अभी चली जाओ। और हाँ, ये बारिश भी आने वाली है तो दरवाजे पे छाता रखा हुआ है, उसे भी लेकर चले जाओ। जैसी भी दोस्तों मुंह बनाते हुए निकल जाती है, और क्या करती बेचारी, इतनी प्यार से अपने बॉयफ्रेंड के घर पर आई थी और बॉयफ्रेंड उसको इस तरह भगा रहा है तो दिल तो टूटेगा ही। और जब वो एलेक्स का घर क्रॉस कर रही होती है तो उसे ग्रैंडपा देख लेते हैं अपने छाते के साथ। वो समझ जाते हैं कि पक्का जैजी मेरे घर से होकर ही आ रही है। मगर एलेक्स तो ग्रैंडपा को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है कि अरे यार, आपको हर लड़की अपनी जैसी लगती है बस, और एक तरह के अम्ब्रेला कई लोगों के पास होते हैं, आप ही के पास थोड़ी है। जिससे ग्रैंडपा कहते हैं कि बेटे मुझे अब अपने घर जाना है कैसे भी करके। एलेक्स दोस्तों ग्रैंडपा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो छाता से मार पीट कर एलेक्स से अपना पीछा छुड़ा देते हैं और पहुंच जाते हैं अपने घर। लेकिन यहाँ डेविड ने रेडियो सही समय पे सही जगह पे रख तो दिया था, पर रेडियो थोड़ा भीग गया था बाहर से लाने में। उसे वैसे ऊपर ही ऊपर से डेविड ने पहुंच भी दिया था, पर ग्रैंडमा को अपना रेडियो ना 1 इंच टेढ़ा दिखता है तो वो उसको घूरते हैं और डेविड को भी घूरते हैं। और अब डेविड को लग रहा था कि कहीं ग्रैंडपा रेडियो चालू ना कर दे, क्योंकि अगर भीगने की वजह से रेडियो खराब हो गया होगा ना तो डेविड का तो काम तमाम। मगर दोस्तों आज ग्रैंडपा का ध्यान रेडियो पे ज्यादा नहीं जाता, क्योंकि आज उनका दिमाग गर्म था जैसी की वजह से। वो डेविड को खूब सुनाते हैं कि क्या जरूरत थी जैसी को घर पे बुलाने की, मैं मानता हूँ कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मगर ये जगह काफी छोटी सी है, यहाँ हर कोई एक दूसरे को पहचानता है। कल को अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो जैसी की लाइफ तो चौपट हो गई ना। अब कल से मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कॉलेज पिक एंड ड्रॉप करने जाया करूंगा, बस बहुत होगी तुम्हारी मनमानी। और हाँ एलेक्स, तुम इन दोनों की चौकीदारी कर रहे थे, तुम्हें कोई दूसरा कामकाज नहीं है क्या? डेविड को बड़ा गुस्सा आ जाता है दोस्तों, और वो ग्रैंडपा से कह देता है कि देखिए ग्रैंडपा, मैं और जैसी कोई बच्चे नहीं है, हम एडल्ट्स हैं और हमें सही गलत की सही समझ भी है, इसलिए आपको हमारे ये रिलेशनशिप पे कमेंट करने का कोई हक ही नहीं है। वैसे भी आप मुझे अपना मानते कहाँ है कोई, तो मेरे डैड बनने की कोशिश भी मत कीजिएगा। क्या बोल दिया इस बच्चे ने यहाँ पर यार। ग्रैंडमा को बहुत हर्ट होता है, क्योंकि डेविड के डैड की मौत के बाद उन्होंने अकेले ही डेविड को पाल पोस कर बड़ा किया था। उन्होंने उसे अपने हाथों से खिलाया था, अपने सीने से सुलाया था। बच्चा बनकर वो खुद डेविड के साथ खेलते थे, और आज डेविड इतना बड़ा हो गया कि ग्रैंडपा को इतनी खरी खोटी सुना दी। हालांकि इतना कुछ हो जाने के बाद भी डेविड कोई भी गिल्ट नहीं फील करता। उसे भी यही लग रहा था कि मुझे इतना तो बोलना ही चाहिए था यार। और जब ये सारी बात जैसी को पता चलती है तब वो डेविड को समझाती है कि क्या कर दिया तुमने, ग्रैंडपा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इससे पहले कि उन्हें रेडियो के खराब होने की बात पता चले, तुम्हें सामने से जाकर माफी मांगते हुए सारी बात बता देनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वो क्या ही कहेंगे, 2-4 दिन बात नहीं करेंगे और फिर माफ कर देंगे तुम्हें। उस रात डेविड बारिश में भीगते हुए घर को लेट आता है तो देखता है कि ग्रैंडपा उसके ही आने का वेट कर रहे हैं। हालांकि वो कुछ कहते नहीं, बस उसे घूरते हुए अपनी घड़ी का टाइम देखते हैं और फिर मेन गेट बंद करके सोने चले जाते हैं। दोनों के सो जाने के बाद समुद्र में तेज चक्रवात आता है, बिजली वगैरह भी गिरती है, जिसकी वजह से ग्रैंडपा का विंटेज रेडियो में स्पार्क होता है, और इसी के साथ एक और व्हाइट रेडियो में सेम तरह से स्पार्क होता है, और किसी तरह से ये दोनों रेडियो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। अगली सुबह जब डेविड जागता है तो ग्रैंडपा घर पर नहीं होते। डेविड इसी मौके का फायदा उठाता है और हेयर ड्रायर से रेडियो को खोलकर अंदर के पार्ट पुर्जे में जो पानी गया था उसे सुखा देता है। इसके बाद वो रेडियो ऑन करता है, मगर रेडियो में से धुआं निकलता है। डेविड और इरिटेट होकर काफी उल्टा पुल्टा बोलने लग जाता है कि मुझे उस उल्लू के पट्टे एलेक्स की बातों में आना ही नहीं चाहिए था। और होता ये दोस्तों कि ये सारी आवाज उसी व्हाइट रेडियो से बाहर जाने लगती है, जिससे एक जेनी नाम की लड़की कहती है कि ये कौन बेवकूफ है जो रेडियो ऑन करके चिल्लाए जा रहा है। और जो ये लड़की कह रही है ना जेनी, ये डेविड को भी सुनाई दे जाता है। तो वो उससे बात करने लगता है कि तुम कौन हो। जेनी अपना नाम बताती है और कहती है कि लगता है क्रॉस कनेक्शन हो गया। डेविड कहता है कि पर क्रॉस कनेक्शन तो एक ही एरिया में होता है ना, यानी कि तुम मेरे एरिया में रहती हो पर मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में सुना ही नहीं। सेम चीज जेनी भी कहती है कि मैं तो अल्टोना में रहती हूँ पर मैंने भी कभी किसी डेविड के बारे में नहीं सुना। और बात कर करके दोनों को पता चल जाता है कि अरे हम तो सेम कॉलेज में पढ़ते हैं। तो डेविड जेनी को मिलने को कह देता है, जिससे जेनी घबरा जाती है। तो डेविड उसको समझाता है कि देखो मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे बहुत प्यार भी करता हूँ, तो मेरी इंटेंशन तुम्हें बस देखने की है, मतलब मैं तुमसे बस ऐसे एक बार मिलना चाहता हूँ। जेनी भी मान जाती है और ये कॉलेज के एक पॉइंट पे मिलने का डिसाइड करते हैं। मगर वहाँ जेनी की जगह जैजी आ जाती है दोस्तों, और उसे देखकर डेविड सरप्राइज हो जाता है कि तुम यहाँ पर कैसे, मैं तो किसी और का इंतजार कर रहा था। जिससे जैजी नाराज हो जाती है कि अच्छा
तो अब मुझसे छिपे तुम किसी और से मिलना जुलना कर रहे हो। जैसी डेविड से झगड़ा करके चली जाती है और डेविड दिन भर वहाँ पे जेनी के इंतजार में रहता है, मगर वो आती नहीं। अब अगली बार जब रेडियो पे इन दोनों की बात होती है, मतलब डेविड और जेनी की, तो दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं कि मैंने तो पूरा दिन इंतजार किया, तुम कहाँ थे, आए क्यों नहीं। देखो अब मिलना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो डेविड कहता है चलो हम दोनों एक दूसरे को व्हाट्सएप पे अपनी अपनी फोटो सेंड कर देते हैं। जेनी कहती है क्या व्हाट्सएप, व्हाट्सएप मतलब ये क्या है। डेविड भी कहता है कि ज्यादा देखो बनो मत, व्हाट्सएप तुम्हें नहीं पता क्या होता है, देखो व्हाट्सएप पे ऐड नहीं करना तो इंस्टाग्राम पे भेज दो। जेनी कहती है ये क्या, किसके नाम ले रहे हो तुम। डेविड कहता है एक बात बताओ, कौन से जमाने में हो तुम। एक काम करो, तुम्हें नहीं पता तो अपने आसपास के लोगों से कहो कि मेरे फोन में व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर दे। और तब जेनी कहती है कि देखो मिस्टर, मुझे कोई इंस्टॉलमेंट या लोन नहीं चाहिए। अब डेविड कहता है तुम्हारे पास फोन तो है ना। जेनी कहती है कि फोन है ना हमारी हॉस्टल वार्डन के पास। ओहो, अब डेविड को लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी 90s की लड़की से बात कर रहा हूँ। तो जेनी कहती है कि 90s चल रहा है तो 90s की तरह तो बात करूंगी। डेविड पूछता है कि तुम कोमा वोमा से उठी हो क्या अभी, जो इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही हो। जेनी भी इरिटेट हो जाती है और कहती है कि देखो देखो, मुझे तुमसे और बात करनी नहीं, मुझे आज वर्ल्ड कप भी देखना है। डेविड चौंक कर कहता है कि वर्ल्ड कप, अरे रीटेलीकास्ट देखोगी क्या। वो कहती है कि नहीं लाइव, और देखो हमें पता है कि जीतेगा तो इंडिया ही, मगर मुझे ये देखना है कि सचिन सर हमें जिताएंगे कैसे। डेविड तो हंस पड़ता है और कहता है कि यार तुम सच में पागल हो गई हो क्या, सचिन तेंदुलकर तो 2013 में रिटायर हो चुके हैं, वो अब कहाँ से खेलेंगे वर्ल्ड कप। जेनी भी रोने लग जाती है कि देखो मेरे बारे में कुछ भी बोलो मैं सुन लूंगी, मगर मेरे सच्चू के बारे में कुछ बोला तो बस। दोस्तों लगता है कि जेनी भी सचिन तेंदुलकर की डाई हार्ट फैन है और उनके बारे में जरा भी बुरा नहीं सुन सकती। वो कहती है कि आज 13 मार्च 1996 है, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं, मुझे वो सब सोचकर अपना दिमाग खराब नहीं करना है। डेविड को दोस्तों अब डाउट होने लग जाता है कि कहीं जेनी पास्ट में तो नहीं है। वो कहता है कि देखो जेनी, जितना यकीन तुम्हें है कि तुम 1996 में हो, उतना ही यकीन मुझे भी है कि मैं 2024 में हूँ, और इस बात का यकीन भी मैं तुम्हें दिला सकता हूँ। रुको, मैं 13 मार्च 1996 के मैच का क्या रिजल्ट होगा ये इंटरनेट से देखकर तुम्हें बता देता हूँ। इसके बाद डेविड चेक करके बताता है कि मैच में लड़ाई हो जाएगी और उस वक्त श्रीलंका ने ज्यादा रन बनाए होंगे, इसलिए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में श्रीलंका को ही विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जेनी कहती है ठीक है देखते हैं क्या होता है, पर मुझे तुम्हारी बातों पे ना रत्ती भर यकीन नहीं है। मगर दोस्तों डेविड ने जो कहा था रिजल्ट वही निकलता है, जिससे जेनी हैरान हो जाती है। और नेक्स्ट टाइम जब उसकी बात डेविड से होती है ना, तो वो कहती है कि हाँ यार तुमने बिल्कुल सही कहा था, इसका मतलब कि तुम सच में फ्यूचर से हो, पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। डेविड भी कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, और ना ही मुझे जानना है, पता नहीं कभी रेडियो काम करना बंद कर दे, इसलिए मुझे बस तुमसे बात करनी है। देखो अगली बार जब भी हम बात करेंगे ना, तो अपने फ्रेंड्स को भी साथ में लाएंगे बात करने के लिए, समझी। जेनी कहती है मेरी कोई ऐसी क्लोज फ्रेंड तो है नहीं जिससे मैं ये बात बता पाऊं और वो मुझ पे यकीन कर ले। तब डेविड कहता है कोई नहीं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं तुम्हारी बात जरूर करवाऊंगा। इसके बाद डेविड उसे अपनी गर्लफ्रेंड जेसी के बारे में बताता है, और अब तक डेविड ने जेसी को मना भी लिया था दोस्तों। फिर जेनी भी डेविड को बताती है कि मैं भी किसी को पसंद करती हूँ, उसका नाम जोई है, वो मेरे कॉलेज में फिजिक्स गेस्ट लेक्चरर है। अब मैं खुले में उनसे बात करने की हिम्मत तो नहीं जुटा पाती, इसलिए मैं फिजिक्स के डाउट पूछने के बहाने थोड़ी मोटी बातें उनसे कर लेती हूँ। मेरी ना फिजिक्स बहुत ही खराब है, अगर मैं फेल हो गई तो मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो इस पे डेविड कहता है कि मेरे रहते हुए तुम फेल कैसे हो सकती हो। देखो आज के टाइम में पहले के कोई भी क्वेश्चन पेपर ढूंढना बहुत आसान काम है। मैं तुम्हें 1996 के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस बता दूंगा, उसके बाद तुम आराम से देखो कैसे पास हो जाओगी। एंड अब डेविड अपने फ्रेंड्स को जेनी के बारे में बता देता है और उसे क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवा देता है। इसके कुछ दिनों के बाद जेनी रेडियो पे बात करने के लिए आती ही नहीं, जिससे डेविड को जेनी की बहुत फिक्र होती कि पता नहीं क्या हो गया उसे। कई दिनों के बाद जेनी फिर से कनेक्ट करती है और कहती है कि सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही टेंशन में थी, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाई। दरअसल जोई का एक्सीडेंट हो गया था। फिर वो डिटेल में बताती है कि जोई सर हमारे कॉलेज छोड़कर जा रहे थे, तो स्टूडेंट्स ने उनके लिए फेयरवेल ऑर्गेनाइज किया था। आखिर में सभी बच्चों ने उनके साथ फोटो भी क्लिक करवाई। मेरा भी मन था उनके साथ फोटो क्लिक करवाने का, मगर मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई। उन्होंने थोड़ी देर मेरा इंतजार भी किया और फिर वो चले गए। लेकिन कॉलेज से निकलते वक्त उनके स्कूटर को एक कार ने टक्कर मार दी। सारे लोग तो जा चुके थे, तो मैं ही बची थी कॉलेज में, तो मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। मुझे वैसे बड़ा पछतावा हुआ कि अगर मैं भी फोटो क्लिक करवा कर चली गई होती तो वो मेरा इंतजार करने के लिए वहां रहते नहीं और आराम से कॉलेज से निकल गए होते, तब उनका एक्सीडेंट भी नहीं होता। सर के डैड भी शहर में नहीं थे, तो फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने के बाद मुझे उनका ख्याल रखना पड़ा। अब इस पे डेविड भी खिंचाई करते हुए कहता है कि देखो अच्छे से ख्याल रखना अपने सर का तुम। अच्छा आगे बताओ, आगे क्या क्या हुआ, शर्माओ नहीं। जेनी कहती कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं हुआ, पर मैंने उनके लिए पोयम लिखा है।
डेविड भी कहता है कि सुनाओ जरा क्या लिखा है तुमने। तो वो पोयम सुनाना शुरू कर देती है। अब डेविड को याद आता है कि ये पोयम तो मैंने कहीं सुनी हुई है। अरे कुछ दिन पहले तो मुझे घर की सफाई करने में ये पोयम मिली थी, जिसे मैंने फ्रेम करके दीवार पे टांग दिया था, क्योंकि पोयम काफी अच्छी थी, वो दिल को छू गई थी। तो डेविड आगे की पोयम को पढ़कर खुद सुनाता है, जिससे जैनी हैरान हो जाती है कि मेरी लिखी पोयम के आगे का हिस्सा डेविड को कैसे पता। डेविड भी इमोशनल होकर पूछता है कि क्या तुम्हारे जॉय का पूरा नाम जोसेफ रिचर्ड मर्फी है। तो वो जवाब देती है कि हाँ, पर तुम्हें कैसे पता ये। डेविड बताता है कि वो मेरे डैड है। इससे जैनी बड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि अच्छा, इसीलिए मैं सोचूं कि तुमसे बात करके मुझे इतना सुकून क्यों मिलता है। तुम मेरे बेटे हो डेविड। तो डेविड जवाब देता है कि नहीं जैनी, ऐसा नहीं है, मेरी मॉम कोई और है, उनका नाम रेचल था। मेरी मॉम डैड की हैप्पी मैरिज नहीं थी। जब मैं 3 साल का था तो मेरी मॉम किसी और के साथ भाग गई थी, जिसके बाद पापा ने मेरा बहुत ख्याल रखा और हमेशा यही कोशिश की कि मुझे माँ की कमी महसूस ना हो। मेरे डैड और ग्रैंडपा तीनों खुशी खुशी हम रह रहे थे, मगर 2007 में मेरे बर्थडे के दिन उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो दोस्तों, अब समझ आया कि फिल्म के स्टार्टिंग में मर्फी का चेहरा क्यों नहीं दिखाया गया था, क्योंकि वो और डेविड बिल्कुल हम शक्ल थे। फर्क था तो बस टाइम का और चश्मे का, क्योंकि जोसेफ रिचर्ड मर्फी चश्मा लगाया करते थे। जैनी को जब अपने फ्यूचर के बारे में पता चलता है तो वो बिल्कुल टूट जाती है, क्योंकि फ्यूचर में ना तो वो अपने प्यार जोसेफ से शादी कर पाई, ना उन दोनों का बेटा डेविड है और ना ही जोसेफ जिंदा है। और फिर इसके आगे तो जैनी डेविड से कोई बात ही नहीं करती। डेविड फिर सारी बात जाकर जैसी को बताता है, तो वो पूछती है कि क्या जैनी ने अपना प्यार कभी जॉय को बताया भी कि नहीं। आखिर ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई कि जॉय को रिचल से शादी करनी पड़ी। आई मीन तुम्हारे डैड को, मतलब तुम्हारी माँ से शादी करनी पड़ी, मतलब उन्होंने जैनी से क्यों नहीं शादी की। तब डेविड को याद आता है कि बचपन में जब वो अपने डैड के रूम में जाता था तो ग्रैंडपा बहुत ही गुस्सा करते थे। इसीलिए अब जब ग्रैंडपा घर पे नहीं होते तो डेविड अपने डैड के रूम में जाता है। डैड की अलमारी में ढेर सारे उसे लेटर्स मिलते हैं जो उन्होंने जैनी के लिए लिखे हुए थे, पर देने की उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई। उसमें जैनी की एक फोटो भी थी। तभी ग्रैंडपा आ जाते हैं और देख लेते हैं कि डेविड ने सब कुछ देख लिया है। तो वो कहते हैं कि एक बार भी जॉय ने मुझसे इस बारे में बात नहीं की बेटा, वरना मैं उन्हें मिलवाने की कोशिश जरूर करता और आज शायद वो हमारे साथ जिंदा भी होते। काश मैं वक्त में पीछे जाकर सब सही कर पाता। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी थी कि सिर्फ जैन ही नहीं बल्कि जॉय भी जैनी को दिल से बेहद प्यार करता था, मगर अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहा था। कुछ दिनों के बाद जैनी रोते हुए आती है और डेविड से कहती है कि मुझे जब से पता चला है ना कि 2007 में जॉय की मौत हो जाएगी, तब से मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि वो फ्यूचर में जिंदा रहे। डेविड कहता है कि हाँ, कर तो सकते हैं। उस दिन जब डैड का एक्सीडेंट हुआ वो क्यों हुआ पता है? वो तुम्हारे साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुम पिलर के पीछे छुपी रही और उन्हें कॉलेज से निकलने में लेट हो गया। सोचो अगर तुम टाइम पे चली गई होती फोटो क्लिक करवाने के लिए तो डैड आराम से निकल गए होते और उनका एक्सीडेंट भी नहीं होता। जैनी देखो, उन्हें सेफ रखने के लिए तुम्हें उनके साथ रहना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम्हें अपने दिल की बात उन्हें जाकर कन्फेस करनी होगी। तुम्हें शादी करके हमेशा के लिए उनके साथ रहना ही होगा। इससे जैनी और रोने लग जाती है और कहती है कि आज सुबह ही मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। वो कह रहे थे कि उनका ट्रांसफर हैदराबाद में हो गया है और वो आज शाम को ही आखिरी फेरी से जाने वाले हैं। उस समय अगर मैं कुछ कह पाती तो बहुत बढ़िया हो जाता, पर मैं उस वक्त फ्यूचर के बारे में इतनी परेशान थी कि कुछ कह नहीं पाई। अब बहुत लेट हो चुका है। मगर डेविड कहता है कि नहीं, अभी भी मौका है सब कुछ ठीक करने का, तुम्हें अभी जाना होगा। बारिश भी हो रही थी और शाम भी बहुत हो चुकी थी। जब तक जैनी जाती है तब तक आखिरी फेरी भी जा चुकी थी, इसीलिए वो वहीं पर बैठकर रोने लग जाती है। पर तभी एक और फेरी आती है, यानी कि वो आखिरी फेरी नहीं थी। तभी पीछे से जॉय आ जाता है और वो जैनी को आवाज देता है। अब जॉय को अपने पास देखकर वो रोते हुए हक कर लेती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ जाते हैं और उस दिन जॉय हैदराबाद नहीं जाता। फिर कुछ दिन ये लोग अपने होम टाउन में ही बिताते हैं और धीरे धीरे जैनी और जॉय का रोमांस भी थोड़ा बढ़ जाता है। एक दिन घर पर ये दोनों किस कर रहे होते हैं और गलती से इन्हें रंगे हाथों ग्रैंडपा पकड़ लेते हैं, जिसके बाद जैनी तो शर्मा कर भाग जाती है और जॉय को अपने डैड से डर भी लगता है कि पता नहीं अब ये कैसे रिएक्ट करेंगे। अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर ग्रैंडपा जॉय से कहते हैं कि मैंने लड़की वालों को घर बुला लिया है बेटा, वरना तुम तो अपने से कम उम्र की लड़कियों के साथ पता नहीं क्या क्या करोगे। अब शादी करो और घर बसाओ, तुम्हारी उम्र हो गई है। ये सुनकर तो जॉय घबरा जाता है, मगर जब वो दरवाजा खोलने जाता है ना तो खुशी से लाल हो जाता है, क्योंकि दरवाजे पे जैनी और उसकी कुछ फ्रेंड्स थी। दरअसल जैनी अनाथ थी दोस्तों, इसीलिए उसकी शादी की बात तो जैनी की फ्रेंड्स ही करेंगे। जैनी और उसकी फ्रेंड्स साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और जब ये हॉस्टल जाते हैं तो जॉय वहां जाकर जैनी को सबके सामने
आई लव यू कह देता है और फिर पूछता भी है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, क्योंकि अब तो जोई के डैड भी शादी के लिए राजी हो गए हैं। जेनी हाँ कहते हुए जाकर जोई को हक कर लेती है और फिर अकेले में डेविड से रेडियो पे ढेर सारा थैंक यू कहती है। वो कहती है कि पता है आज पहली बार जोई को इतना खुश देखा मैंने, वरना हमेशा उसकी हंसी अधूरी लगती थी। हम दोनों तो अब शादी करने वाले हैं। तो डेविड कहता है कि जेनी मेरे डैड के साथ सिर्फ एक ही याद है, वो भी ये कि मैं पानी में डूब रहा हूँ और वो मुझे बचाने के लिए मेरा हाथ थाम रहे हैं और फिर हम बीच पर खेल रहे हैं। इसके अलावा मुझे उनके बारे में कुछ याद ही नहीं है। तो क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? क्या तुम मुझे उनकी आवाज एक बार सुना सकती हो? तो जेनी जोई को अपने रूम में लेकर आ जाती है और वहाँ जोई को डेविड नाम के ढेर सारे लेजेंड्स की फोटो दिखती है। ये देखकर जोई कहता है कि लगता है डेविड नाम तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद है जेनी। कोई नहीं, हम हमारे बेटे का नाम भी डेविड ही रखेंगे। तुम्हें पता है जेनी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि डैड इतनी आसानी से हमारी शादी के लिए मान जाएंगे, और वो मान गए। बढ़िया है। पता है वो वर्ल्ड के बेस्ट डैड है। मैं भी अपने बच्चे की परवरिश बिल्कुल ठीक उनकी तरह करना चाहता हूँ। जोई अपने डैड के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोले जा रहा था और ये चीज ग्रैंडपा खड़े होकर सुन रहे थे। दोस्तों दरअसल प्रेजेंट टाइम में डेविड और जैसी मिलकर रेडियो पे जोई की आवाज सुन रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि ग्रैंडपा ने भी सारी बातें सुन ली है। वो काफी इमोशनल हो गए थे और कह रहे थे कि ये तो मेरे बेटे की आवाज है ना, मैंने पहचान लिया। तभी डेविड ग्रैंडपा से कहता है कि सॉरी ग्रैंडपा, मैं आपको आपके बर्थडे पे सरप्राइज देना चाहता था इस विंटेज रेडियो को ठीक करके, पर मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह का सरप्राइज निकल आएगा। मुझे तो स्टार्टिंग में यकीन ही नहीं हुआ कि ये रेडियो पास्ट से कनेक्ट हो गया है। फिर डेविड सारी बात डिटेल में ग्रैंडपा को बता देता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम लोगों ने मुझसे ये सब छिपाया क्यों डेविड? डेविड कहता है कि हम आपसे बहुत डरते थे इसीलिए। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं आज तक जिंदा इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे तुम में मेरा बेटा दिखता है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो मैं गुस्सा भी तो होऊंगा, तुम्हें मारूंगा भी, मगर प्यार भी उतना ही करूंगा। पता नहीं कितना डरता था तुम्हारा बाप भी मुझसे कि उसने अपनी लाइफ के बारे में मुझे कुछ बताया ही नहीं, अपने दिल की बात अपने दिल में ही छुपा के रखी, और अब तुम भी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हो। मैं कोई बाघ शेर हूँ क्या जो तुम्हें खा जाऊंगा? नहीं ना, फिर किस बात का डर है बेटा तुम्हें मेरी कसम आज के बाद मुझसे कुछ मत छिपाना। अरे तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? इसके बाद ग्रैंडपा ये भी कहते हैं कि क्या लगता है तुम्हें मेरा बेटा अब वापस आ जाएगा? तो डेविड कहता है कि हाँ ग्रैंडपा, हैप्पी बर्थडे ग्रैंडपा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे यू टू बेटा। आज ही के दिन डेविड का भी बर्थडे है और उसके ग्रैंडपा का भी, साथ ही आज ही जोसेफ रिचर्ड मर्फी का डेथ डे भी है। इसीलिए डेविड और जैसी चर्च में प्रे करने के लिए जाते हैं और फिर टोनी अंकल के कैफे पे जमकर पार्टी करते हैं। वहीं पास्ट में जेनी और जो इंटीमेट होते हैं और प्रेजेंट में पार्टी के बाद यानी कि अगली सुबह डेविड उसी ब्रिज पे जाता है जहां उसके डैड का एक्सीडेंट हुआ था और वहीं डेविड का भी एक्सीडेंट हो जाता है। पर वक्त रहते उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है और जैसी उसे हक करके उसके बगल में सो जाती है। तो डेविड उससे कहता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम मेरे फ्यूनरल पे गाउन पहनना, तुम गाउन में बड़ी खूबसूरत लगती हो। डेविड बहुत ही बहकी बहकी बातें कर रहा होता है। जैसी सारी बात जाकर अपने दोस्तों को बताती है कि देखो ना देखो वो कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो एक दोस्त तो कहता है कि वो पागल हो गया है क्या? पास्ट की स्टोरी को चेंज करके क्या साबित करना चाहता है? उन दोनों की शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे तो डेविड बैठकर उनके साथ खेलेगा क्या? नहीं ना। लेकिन एक मिनट यार, अगर उनकी शादी हो जाएगी तो डेविड तो पैदा ही नहीं होगा ना। ये बात जल्दी से जैसी जाकर डेविड को बताती है तो डेविड कहता है कि हाँ मैं इसके परिणाम से भली भांति परिचित हूँ। मैं अचानक से सबकी मेमोरी से गायब हो जाऊंगा। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना कुछ नहीं करते, तो फिर जब मुझे मौका मिला है अपने डैड के लिए कुछ करने का तो मैं क्यों ना करूं। उधर पास्ट में जेनी और जोई की शादी हो रही होती है। इधर डेविड की तबीयत बिगड़ती जाती है। डेविड को अपने ग्रैंडपा, फ्रेंड्स और अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बिताए हुए पल याद आ जाते हैं और डेविड की सांसें चलना भी बंद हो जाती है। डॉक्टर्स उसे सीपीआर देते हैं और फिर सारी चीजें बैकवर्ड जाने लगती है, यानी कि डेविड का नामो निशान मिटने वाला था। इसके बाद सीन कुछ महीने के बाद शिफ्ट होता है। ग्रैंडपा ने वो रेडियो कहीं छिपा दिया था या दफना दिया था पता नहीं, पर डेविड को होश आने पर वो उस रेडियो को ढूंढ रहा होता है। मगर ग्रैंडपा का कहना होता है कि तुम मेरे साथ जिंदा हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए बेटा। डेविड को बहुत गिल्टी फील होता है कि मैं अपने डैड को नहीं बचा पाया, उनकी शादी क्यों नहीं हुई होगी क्योंकि मैंने तो सब कुछ सेट कर दिया था। तब जैसी डेविड से कहती है कि तुम बस उन लोगों के बारे में सोच रहे थे और मेरा क्या, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो सोचा भी है मैं कैसे जीऊंगी। मैंने तो सोच लिया था कि मैं किसी ऑर्फनेज में काम करके अपनी जिंदगी बिता दूंगी, मगर किसी और से शादी नहीं करूंगी। ये बात सुनकर डेविड को याद आता है कि जेनी भी जोई से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए अगर जेनी की शादी जोई से नहीं हुई तो वो पक्का किसी ऑर्फनेज में काम कर रही होगी। वो भी अपने लोकल ऑर्फनेज में जाकर जेनी के बारे में पूछता है, मगर वहां पर ऐसा कोई काम करने वाला है ही नहीं, मतलब कोई जेनी नाम का नहीं है। तब डेविड काफी याद करने के बाद जेनी का रियल नेम याद करता है। फिर वो पूछता है कि मैं
जननी चंद्रशेखर को ढूंढ रहा हूँ। वो आदमी कहता है कि अच्छा जननी मैडम, वो तो इस वक्त ब्रिज पे होगी। डेविड भागते हुए ब्रिज पर जाता है तो वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है। जेनी कहने पे वो पीछे मुड़ती है और फिर डेविड को देखकर इमोशनल हो जाती है, क्योंकि डेविड जोई की तरह ही दिख रहा था, इसलिए जेनी को उसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती। फिर जेनी डेविड को गले लगाकर अपने बेटे की तरह प्यार करती है। डेविड यहाँ जानना चाहता है कि आखिर क्या हुआ था कि आपकी शादी नहीं हुई। तो इस पे जेनी बताती है कि मुझे बिल्कुल एंड टाइम पे याद आया कि अगर मैं जोई से शादी कर लूंगी तो तुम पैदा ही नहीं होगे, क्योंकि तुम मेरे और जोई के बेटे नहीं बल्कि जोई और रिचल के बेटे थे। इसलिए मैं शादी के एंड मोमेंट पे शादी को लेकर मुकर गई। माना कि मैं जोई को बचाना चाहती थी, मगर इसके लिए मैं तुम्हें नहीं मार सकती थी। मैंने जोई के साथ जो थोड़े से पल बिताए उसी के सहारे अपनी जिंदगी काट लूंगी, मगर मैं तुम्हारी और जैसी की लाइफ खराब नहीं करना चाहती थी। मैं इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ। मुझे पति और प्यार तो मिल पाया, मगर मैं चाहती हूँ कि मुझे बेटे का प्यार मिले। तो मिलेगा ना मुझे बेटे का प्यार? डेविड भी हाँ कहता है और जेनी को अपने घर लेकर आ जाता है, जहाँ जेनी, ग्रैंडपा, जेजी और डेविड एक फैमिली के तरह रहने लग जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको ये दिल को छू गई हो मूवी तो दिल से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।